नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर मैं एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BA प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की है। तो पीछे की क्लासों में हमने पढ़ा, निरंतर हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में जो सहायक स्रोत है उनके बारे में हम जानकारी कर रहे हैं और उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों की बात करें तो उन स्रोतों को हमने 4 भागों में विभाजित किया है। 4 भागों में विभाजित किया है। तो पहली बात करें तो धर्म ग्रंथ, और उसके पश्चात हमने जो समसामयिकी और ऐतिहासिक ग्रंथों में, और उसके पश्चात पुरातात्विक साक्ष्यों में, और उसके पश्चात विदेशी विवरण, इन 4 वर्गों में हमने विभाजित किया है। मूलतः 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो हमने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ लिया है। धार्मिक ग्रंथों के अंदर हमने जैन बौद्ध ग्रंथों को और ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ लिया है। उसके पश्चात हमने समसामयिक और ऐतिहासिक जो ग्रंथ है उनके बारे में आज हम जानेंगे जो पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में अगर मैं साधारण भाषा में आपको समझाऊं, जो प्राचीन जो अवशेष जो हमें प्राप्त होते हैं उन्हें ही पुरातात्विक साक्ष्य कहा जाता है। जो प्राचीन अवशेष की बात करें तो आज से 1000 सालों पहले जो चीज़ उपयोग में की गई थी वो चीज़ हमें दिखाई देती है, तो उसे ही पुरातात्विक साक्ष्य कहा जाता है। अब पुरातात्विक साक्ष्य की बात करें तो पुरातात्विक साक्ष्यों का वर्गीकरण भी कर सकते हो आप। समझने की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से पुरातात्विक साक्ष्यों का विभाजन आप कर सकते हो। अगर इनका विभाजन किया जाए तो इसमें कौन कौन से पुरातात्विक साक्ष्यों में एक तो अभिलेख आएंगे। मुख्यतः अभिलेख की बात करें तो अभिलेख वो होते हैं जो बड़ी बड़ी शिलाओं पत्थरों पे लिखे होते हैं। अभिलेख का तात्पर्य हमारा यही है, जो शिलाओं पे लिखे हुए होते हैं पत्थरों पे बड़े बड़े, वो अभिलेख है। और फिर कलाकृतियाँ की बात करें तो जो विभिन्न प्रकार की जो कलाकृतियाँ हैं, जो आप आभूषण वगैरह इसमें ले सकते हो, व्यक्तियों द्वारा जो खिलौने वगैरह सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हमें दिखाई देते हैं, उनको कलाकृतियों में आप सम्मिलित कर सकते हो। स्मारक व भग्नावशेष, बड़ी बड़ी जो इमारतें, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े किले जो इनके द्वारा बनाए गए और जो आज ध्वस्त हो गए और जिनके अवशेष हमें मिलते हैं, उन्हें स्मारक व भग्नावशेष कह सकते हैं। मृदभांड व सिक्के, मृदभांड व सिक्कों की बात करें तो मृदभांड से आप समझोगे जो मिट्टी के जो बर्तन, कच्चे बर्तन हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में हमें मिलते हैं, जो उनके द्वारा मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया जाए उन्हें मृदभांड कहते हैं। और सिक्के विभिन्न कालों के शासकों के द्वारा चलाए गए सिक्के ये। अब पुरातात्विक साक्ष्यों को 4 भागों में वर्गीकृत कर दिया जाता है और आज हम उनमें से एक अभिलेखों के बारे में समझेंगे। अभिलेख क्या होते हैं और कौन कौन से अभिलेख मिले हमें किस जगह, और अभिलेखों से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में किस तरीके से सहायता मिलती है। अगर बात करें अभिलेखों की तो अभिलेख है वो ऐसे पुरातात्विक साक्ष्य है जिनसे प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है और इनका योगदान अत्यधिक है, महत्वपूर्ण है। और उसी में इन लेखों का अगर अध्ययन किया जाता है, जो अभिलेख पुरालिपि शास्त्र उसे कहते हैं, जो प्राचीन अभिलेखों की लिपि के बारे में जिसमें अध्ययन किया जाता है, लिपि और भाषा का अध्ययन, अभिलेखों की लिपि और भाषा का अध्ययन, लिपि व भाषा का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे पुरालिपि शास्त्र कहा जाता है। अगर प्राचीन अभिलेख की बात करें, सबसे पहले जो लिखा हुआ अभिलेख हमें प्राप्त होता है वो हड़प्पाकालीन सभ्यता में प्राप्त होता है। हड़प्पाकालीन सभ्यता में आपको पता होगा, अभी आगे आएगी, जो अपन सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। जिनमें जो मोहरें हैं, मोहरों के ऊपर जो कुछ अभिलेख जो चित्रात्मक लिपि में अंकित है वो हमें प्राप्त होते हैं और वो सबसे प्राचीन अभिलेख के साक्ष्य माने जाते हैं। अब अभिलेखों का अध्ययन की दृष्टि से विभाजन करेंगे तो अभिलेखों को आप रिकॉर्ड के नाम से जान सकते हो। इंग्लिश में अगर आप, इनका नाम है रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड होते हैं उन्हें अभिलेख कहा जाता है। अभिलेखों का अगर विभाजन किया जाए तो मूलतः अभिलेखों को 5 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो शिलालेख जिसे इंस्क्रिप्शन कहा जाता है, इंस्क्रिप्शन
इंस्क्रिप्शन कहा जाता है इनको, शिलालेखों को। और उसके पश्चात स्तंभ लेख जिसे पिलर इंस्क्रिप्शन कहा जाता है, स्तंभ यानी पिलर, पिलर इंस्क्रिप्शन इन्हें कहा जाता है। फिर गुहा लेख इसे केव इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। और ताम्रपत्र लेख जिसे कॉपर इंस्क्रिप्शन, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, जो तांबे की जो पट्टी पे लिखा होता है उसे कॉपर कहा जाता है। और उसके पश्चात मूर्ति लेख। अब हम बात करते हैं शिलालेख की। अभिलेखों को मूलतः 5 भागों में विभाजित कर दिया। एक छठा भाग आप अरबी फारसी के अभिलेख भी ले सकते हो, जो अरबी फारसी भाषा मुस्लिम आक्रांताओं के आने के पश्चात अरबी फारसी भाषाओं में अपनी मस्जिदों इमारतों के ऊपर जो लिखे गए थे उन्हें अरबी फारसी अभिलेख कहते हैं। तो आज हम अभिलेखों का विभाजन हमने कर दिया है, शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख, ताम्र लेख और मूर्ति लेख। अब हम बात करेंगे शिलालेख के बारे में। तो शिलालेख के बारे में आपको सीधा सीधा बताया जाए, जो इंस्क्रिप्शन है शिलालेख की, जो रॉक इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है, जिसे रॉक यानी शिला, और जो शिला पे लिखे बड़े बड़े पत्थरों पे, जो बड़े बड़े दीर्घ पत्थर होते थे उन पे लिखे गए अभिलेखों को शिलालेख कहा जाता है। प्राचीन समय में जो अशोक के समय में जो शिलालेख, अगर सर्वप्रथम अपन बात करें तो शिलालेखों की जो प्राप्ति सर्वप्रथम होती है वो अशोक के ही शिलालेख हमें प्राप्त होते हैं। जो मौर्य सम्राट अशोक था उसके शिलालेख हमें प्राप्त होते हैं। और इनकी बात की जाए तो इनके जो शिलालेख होते हैं वो 14 शिलालेख प्राप्त होते हैं, जो भारत में कई जगह प्राप्त होते हैं। पाकिस्तान से लेकर जो पाकिस्तान का क्षेत्र है वहाँ भी प्राप्त होते हैं। अशोक के शिलालेखों की बात करें तो अशोक के शिलालेखों में लिपि, 2 तरह की लिपि का प्रयोग किया जाता है, ब्राही और खरोष्टी। और इसमें लिखी जाने वाली लिपि की, ब्राही की बात करें तो ब्राही लिपि, जो ब्राही लिपि है ये बाएं से दाएं और लिखी जाएगी। किधर से लिखी जाएगी? बाएं से दाएं, बाएं से दाएं लिखी जाती है। ये लेफ्ट टू राइट, जिसे लेफ्ट टू राइट भी कहा जाता है। और एक खरोष्टी लिपि, ये दाएं से बाएं लिखी जाएगी, दाएं से बाएं। तो इसे आप क्या कहोगे? राइट टू लेफ्ट कह सकते हो। ये लेफ्ट टू राइट लिखी जाएगी, ब्राही लिपि बाएं से दाएं और खरोष्टी दाएं से बाएं लिखी जाती है। इन लिपियों में जो है अशोक के शिलालेख में जो प्राप्त होते हैं पाकिस्तान के क्षेत्रों से और दक्षिण भारत के क्षेत्रों से और मध्य भारत के कई जगह क्षेत्रों से हमें अशोक के शिला, जूनागढ़ में एक तो गुजरात में प्राप्त होता है और शाहबाज गढ़ी है जो पाकिस्तान से हमें प्राप्त होता है। ये शिलालेख प्राप्त होते हैं। अब प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में किस तरीके से हमारे लिए ये सहायक है, तो अशोक की जो 14 आज्ञाएं हैं इन शिलालेखों पर लिखी हुई हमें प्राप्त होती है। इससे हमें पता चलता है कि अशोक का तत्कालीन समय में मौर्य सम्राट अशोक का शासन था। उस समय राजनीतिक परिस्थितियां क्या थी, सामाजिक स्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी और धार्मिक स्थिति क्या थी। अशोक की धम्म विजय के बारे में इन्हीं लेखों से हमें जानकारी प्राप्त होती है। और एक बात करते हैं जूनागढ़ के शिलालेख पे। जो जूनागढ़ का शिलालेख है वो रुद्रदामन द्वारा लिखाया गया। किसके द्वारा? रुद्रदामन। और इस लेख से हमें पता चलता है कि जो गुजरात में जो सुदर्शन झील है उसका समय समय पर जो रुद्रदामन के द्वारा उसका जीर्णोद्धार करवाया जाता है। जब अत्यधिक बारिश के दौरान सुदर्शन झील क्षत विक्षत हो जाती है और टूट जाती है, तो रुद्रदामन के द्वारा वहाँ का जो राज्यपाल था उसके द्वारा उसका जो जीर्णोद्धार करवाया जाता है। ये इसे हमें जूनागढ़ शिलालेख से, तो इससे हमें तत्कालीन जो ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। और हाथीगुम्पा अभिलेख जो खारवेल शासक का जो हाथीगुम्पा अभिलेख मिलता है उससे भी हमें उसके शासन के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती है। तो इस तरीके से शिलालेख हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में सहायक सिद्ध होते हैं। अब बात करते हैं स्तंभ लेख की, तो इसे पिलर इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। जो पिलर यानी स्तंभ, जो खंभा होता है उस पर लिखे हुए थे, गोल आकार का खंभा है, कई चौकोर आकार के खंभों पे जो बातें लिखी गई वो स्तंभ लेख जो कहलाए। उन स्तंभ लेखों से भी हमें समय समय प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में खूब जानकारियाँ मिलती है। अगर बात करें तो जो अशोक है मौर्य सम्राट, उसी के हमें 7 स्तंभ लेख प्राप्त होते हैं। और कई की जैसे दिल्ली रामपुरवा, दिल्ली मेरठ है और लोरिया
अरराज, लोरिया, नंदनगढ़, यहाँ से हमें जो स्तंभ लेख प्राप्त होते हैं उनमें अशोक की कई जो बातें हैं, उसके शासनकाल की बातें लिखी जाई और किस तरीके से उसने शासन किया और अपनी जनता को किस तरीके से दिशा निर्देश और आदेश उसके द्वारा दिए जाते हैं। इन चीज़ों की हमें जानकारी। फिरोज शाह तुगलक जो एक शासक था, फिरोज शाह तुगलक, अभी हम तुगलक वंश पढ़ेंगे जो फर्स्ट उसमें जो सेकंड ईयर में सॉरी तुगलक वंश पढ़ें, उसमें अगर आपको उसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप देख लेना फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक द्वारा क्या किया जाता है, जो दिल्ली रामपुरवा और दिल्ली टोपरा, जो टोपरा क्षेत्र हरियाणा में और रामपुरवा है बिहार क्षेत्र से जो अशोक के जो स्तंभ लेख थे उनको दिल्ली में मंगवाया गया। विशेष गाड़ी में जो 84 पहियों की गाड़ी थी उसमें जो इन पिलरों को डाल के जो पत्थर के भारी भरकम पिलर थे उनको दिल्ली मंगवाया और दिल्ली मंगवाने पश्चात उन्हें पढ़ने का प्रयास किया गया, लेकिन पढ़ने में उन्हें सफलता नहीं मिली फिरोज शाह तुगलक को। 1837 में जेम्स प्रिंसेप नाम के व्यक्ति को, जो अंग्रेज अधिकारी था, 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप द्वारा जो इन स्तंभ लेखों को जो जिन्होंने फिरोज शाह तुगलक ने जिन्हें दिल्ली मंगवाया था उन लेखों को पढ़ने में सफलता हासिल की गई थी और ये लेख प्राकृत भाषा में लिखे हुए थे। अब बात करते हैं महरौली स्तंभ लेख। महरौली ये लोहे का स्तंभ लेख है जो दिल्ली कुतुब मीनार के आसपास है, जो ये लगा हुआ है। और महरौली स्तंभ, इसमें इतिहासकारों में मतभेद है, कोई किसी के बताते हैं, लेकिन इसे चंद्रगुप्त द्वितीय का जो चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा लिखाया गया लेख बताया जाता है। ये इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये लोहे का पिलर है और लोहे के पिलर पर कई बातें लिखी हुई है जो चंद्रगुप्त मौर्य सेकंड के से संबंधित मानी जाती है और आज तक सभी हस्तबद्ध है, जो आश्चर्यचकित है कि कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है जो खुले आसमान में ये लोहे का पिलर खड़ा है। आज तक किसी तरह का जंग इस पे नहीं लगता है। तो इससे प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में हमें जानकारी हासिल होती है। प्रयाग प्रशस्ति की बात करें तो इसमें समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है, इस जो पिलर पे लिखी हुई है प्रयाग प्रशस्ति, यानी जो उल्लेख है उसका किया गया है, जो उसके जो कार्य जो उसके द्वारा किए गए कार्य हैं उनका यशोगान चित्रण यहाँ किया जाता है, उसे प्रशस्ति कहा जाता है। उसमें समुद्रगुप्त जो उसके बारे में हमें जानकारी हासिल होती है। अब बात करें बेसनगर का स्तंभ लेख। बेसनगर में ये हेलियोडोरस नाम का जो यूनानी राजदूत आया था भारत में और उसने गरुड़ ध्वज की स्थापना की थी, जिससे हमें यूनानियों द्वारा जो वैष्णव धर्म को अपनाने और वैष्णव धर्म के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। ये स्तंभ लेख जो है हमें प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में सहायक सिद्ध होते हैं और ये हमारी मदद करते हैं। अब बात करते हैं गुहा लेख। गुहा लेख तो बराबर की जो पहाड़ियाँ हैं ये आपको मिलेगी बिहार में। कहाँ मिलेगी? बिहार में। इन पहाड़ियों से हमें कई तरह के गुफा लेख की बात करें तो गुफाओं के अंदर जो पहाड़ है, बड़े बड़े पहाड़, उनके अंदर जो गुफाएं हैं, उन गुफाओं के अंदर जो बातें लिखी गई है उनकी दीवारों पे, जो पत्थर की दीवारों पे, उसे गुहा लेख कहा जाता है। तत्कालीन अगर समय की बात करें तो शासकों द्वारा विभिन्न धर्मों के जो धर्म गुरुओं को कई तरह की गुफाएं बनाकर दान में दी गई थी, इस तरह का प्रचलन था। तो उसमें बराबर जो बिहार की जो गुफाएं हैं उनमें हमें जो 3 गुफाएं मिलती हैं, उन तीनों गुफाओं में जो हमें गुहा लेख प्राप्त होते हैं और इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्राप्त। नागार्जुन का गुहा लेख, नागार्जुन है जो ये गुहा लेख हमें प्राप्त होती है। नागार्जुन गुफा है, ये बिहार के आसपास है। इसमें जो सम्राट अशोक का पुत्र था दशरथ, उसके द्वारा गुफाएं बनाकर जो बौद्ध भिक्षुओं को दान दी जाती है। और ये बात करें नानाघाट और नासिक की गुफाएं, इससे जो सातवाहन शासकों के बारे में हमें जानकारी हासिल होती है। सातवाहन गौतमी पुत्र सातकर्णी है, उसके बारे में हमें जानकारियाँ हासिल होती है। सातवाहनों के द्वारा किन क्षेत्रों में शासन किया और किन शासकों को पराजित किया गया, ये गुहा लेखों से हमें। उदयगिरी का जो गुफा लेख है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हमें जानकारी देता है। इस तरीके से गुफाओं में जो लेख लिखे गए हैं उससे भी हमें इतिहास में जानने में काफ़ी मदद मिलती है। और अब बात करते हैं कॉपर इंस्क्रिप्शन। गुफा लेख की बात करें तो आप इन्हें केव इंस्क्रिप्शन, जो केव इंस्क्रिप्शन कह सकते हैं। केव यानी गुफा और लेख इंस्क्रिप्शन यानी जो गुहा लेख है उसे केव इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। अब कॉपर इंस्क्रिप्शन,
जो ताम्रपत्र लेख, अब ताम्रपत्र लेख की बात करें तो जो ये तांबे की जो पट्टी है, तांबे उस पर जो कहते हैं कि तामापत्री, जिसे कहते हैं तामापत्री, अपने मारवाड़ी भाषा में कई लोगों अपने जो पेरेंट्स हैं उनके मुंह से आपने सुना ही होगा कि तामापत्री की हुई है। तो ये जो बातें उस पर लिख दी जाती थी, हालांकि इसका प्रयोग करें तो दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व के आसपास ताम्र इंस्क्रिप्शन का प्रयोग शुरू होता है, मतलब कॉपर इंस्क्रिप्शन, जो ताम्रपत्र लेख है उनका प्रयोग शुरू। उससे पहले पत्थरों पे लेख लिखे जाते हैं। जो तांबे की धातु उपयोग में आती है, उस धातु तांबे का जो एक तरीके से प्लेट बना के उस प्लेट के ऊपर जो लिखा जाता था उसे ताम्रपत्र लेख कहते हैं। अब इन लेखों से भी हमें इतिहास के बारे में जानने में काफ़ी मदद मिलती है। ये 100 ग्रा अभिलेख मिलता है हमें, 100 ग्रा अभिलेख जो ताम्रपत्र लेख मिलता है, कॉपर प्लेट मिलती है। इस कॉपर प्लेट से हमें जो तत्कालीन शासकों के द्वारा अकाल राहत के लिए जो कार्य किए जाते हैं और उनके लिए जो अकाल राहत के लिए जो अनाज का भंडारण किया जाता है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और वंशखेड़ा का जो मधुवन ताम्रपत्र लेख है उसमें हमें सम्राट जो राजा हर्ष है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो इस तरीके से ये दोनों हमें प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में सहायक सिद्ध होते हैं और इनका महत्वपूर्ण स्थान रहता है। अब बात करते हैं मूर्ति लेखों की, जिसे स्टैचू इंस्क्रिप्शन भी कह सकते हो आप। स्टैचू यानी मूर्ति, इंस्क्रिप्शन यानी लेख। तो मूर्ति लेख की बात करें तो कई मूर्तियां जो शासकों के द्वारा बनाई गई, कई जो धर्म संबंधित जो जिनके द्वारा दानदाताओं के द्वारा मूर्तियां बनाई गई, तो उन मूर्तियों पे जो नीचे जो बातें लिखी हुई थी उन बातों से भी हम प्राचीन भारतीय इतिहास को जान सकते हैं। तो एक कनिष्क जो कुषाण शासक था, शक शासक कनिष्क था, कुषाण, तो उसके बारे में हमें जो आगरा में एक मूर्ति मिलती है, इसे शक शासक था ये कनिष्क, पहले भी इसने जो शक संवत भी चलाया था, शक शासक है ये कनिष्क, और इसकी मूर्ति मिलती है हमें आगरा जो है, आगरा उत्तर प्रदेश में। उस मूर्ति के ऊपर जो कनिष्क से संबंधित बातें लिखी होती है उससे हमें कनिष्क के बारे में जानकारी हासिल होती है। और एक जो विष्णु की मूर्ति मिलती है देवगढ़ झांसी से मिलती है, झांसी से उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में, तो उसी से भी हमें तत्कालीन धार्मिक स्थितियों के बारे में जानकारी हासिल होती है। और उदयगिरी की पहाड़ियों से वराह अवतार विष्णु का जो वराह अवतार है उसकी मूर्ति हमें मिलती है। तो इन सब से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में मदद मिलती है। तो विद्यार्थियों, आज हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में से जो जिनका वर्गीकरण 4 भागों में किया है उसमें तीसरे वर्गीकरण के तहत हमने पुरातात्विक साक्ष्य में आज अभिलेखों को पढ़ा है। जो पत्थर की शिलाओं पे जो लेख लिखे जाते हैं उन्हें अभिलेख कहा जाता है। और अभिलेखों का विभाजन पढ़ा हमने। अभिलेखों के अंदर शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख, ताम्रपत्र लेख और मूर्ति लेख, इनके बारे में जाना। तो इनसे हमें जो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में किस तरीके से मदद मिलती है इसके बारे में जाना। और निरंतर हम जो आगे पढ़ेंगे, मौर्य काल को पढ़ेंगे, तो उसके दौरान जो उन शासकों के द्वारा ये जो शिलालेख जारी किए उनके बारे में हमें विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, विस्तृत अध्ययन उनका करेंगे जो आने वाली क्लासों में। उनमें एक हमने बात नहीं की अरबी फारसी अभिलेखों की। अरबी फारसी अभिलेख है तो ये मध्यकालीन भारत के दौरान जब तुर्कों का शासन भारत में हो जाता है तो तुर्कों के द्वारा अरबी फारसी भाषा को अब राजकीय भाषा घोषित किया जाता है। और उसी भाषा के अंदर जो जिस तरीके के उनमें जो उन्होंने निर्माण किए, उन निर्माणों में ये लेख अरबी फारसी भाषा में मस्जिद का निर्माण किया किसी तरह की, और किसी तरह के जो महलों का निर्माण किया जाता है, किलों का निर्माण, उसमें इस भाषा में अभिलेख लिखे हुए मिलते हैं, जिनसे हमें उनको प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में मदद हासिल होती है। तो आज हमने मुख्यतः अभिलेखों के बारे में जाना है। कल कलाकृतियों, स्मृतियों, भग्नावशेष, मर्दबांड सिक्कों के बारे में भी हम जानेंगे। उसके पश्चात सिर्फ हमारे जो विदेशी यात्रियों का विवरण शेष बचेगा। तो आप इनको अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट डाउन कीजिए सही तरीके से, ताकि आपको समझने में आसानी हो। और ये इन जो अभिलेख मैंने बताए आपको, इनके बारे में आगे जो हमारे जो चैप्टर आएंगे ना, उसके तहत हम विस्तृत रूप से इसके बारे में जानेंगे। आज तो हमने मूलतः यही जाना है कि इनके जो पुरातात्विक साक्ष्य, इनसे हमें
प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में किस तरीके से मदद मिलती है। बोलिए, यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हो। किसी तरह की समस्या शंका हो तो आप निसंकोच पूछिए, और उम्मीद करता हूँ कि बेहतर तरीके से आपको समझ में आया। किसी तरह के आपके सुझाव हो तो वो भी आमंत्रित है, आप निसंकोच दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।